हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 जो है उसमें लास्ट 3 चैप्टर, वन दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, सेकंड दैट इज पॉलीमर एंड थर्ड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नॉर्मली ये 3 चैप्टर्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, लर्न बाय हार्ट, उस टाइप के चैप्टर्स होते हैं। और नॉर्मली हम लास्ट सेशन में पढ़ते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मेन हमारे चैप्टर्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये सब पढ़ते हैं और थोड़ा स्पीड भी हमारी ज्यादा होती है। अब मैंने ऐसा सोचा है कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हमारे 2 तो हो गए हैं, पार्ट 1 के सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री। अब हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर फेस टू फेस पढ़े, क्योंकि अब जो चैप्टर सब है उसमें कुछ क्वेरीज भी आ सकती है, तो बेटर है कि अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, बाद में फेस टू फेस हम मिल सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो अभी कुछ चैप्टर आप ऐसे पढ़ो, ठीक है, जो केमिस्ट्री में पॉसिबल है। ऐसे चैप्टर केमिस्ट्री में हमारे पास होते हैं, इनऑर्गेनिक है, वहां भी 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, और ऑर्गेनिक में भी है, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर भी हमें टाइम में कवर कर लेने चाहिए, तो इतना जो बर्डन है वो हमारा कम हो जाए। ओके, तो आज मैं एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिक का पार्ट इसीलिए है क्योंकि उसका मेन एटम इसमें भी कार्बन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल इतना चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, पॉलीमर का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। अभी हमारी जो डेली लाइफ है वो थोड़ी इजी हो गई है। नॉर्मली हम आयरन बेस्ड पे मटेरियल यूज नहीं करते क्योंकि वो हैवी भी होते हैं, रस्टिंग का इश्यू होता है। तो आपके घर में अभी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन पॉलीमर। प्लास्टिक है, रबर है, फाइबर, पेंट, ऑल रिलेटेड विद पॉलीमर, और उससे हमारी जो लाइफ है दैट बिकम्स इजी। सो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर। सेकेंड थिंग इज, पॉलीमर वर्ड कहां से आया? Actually, this is a combination of two words, poly plus mer. Okay, poly means many, more, and mer means particular unit. मतलब इसमें पॉलीमर की जो फॉर्मूला होगी, केमिकल फॉर्मूला, वो किस बेस पे होगी? तो आपने देखा होगा कि पॉलीइथिलीन, नाम सुना है आपने, पॉलीइथिलीन। तो पॉलीइथिलीन की फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों साइड डैश और ब्रैकेट करके यहां पे लिखते हैं हम N। सो दिस पार्ट इज नोन एज रिपीटिंग यूनिट। दिस पार्ट इज नोन एज रिपीटिंग यूनिट। मतलब पॉलीमर मतलब एक पूरी चेन होती है मॉलिक्यूल की। ओके, उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ट्रेन। ट्रेन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। और ट्रेन जो है उसमें जो कोच है, डिब्बे जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। तो बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और बाद में लॉन्ग चेन आपको मिलती है, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी ऐसा है, कोई भी पॉलीमर ऐसे चेन फॉर्म में है तो ये लोग एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा पार्ट कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है। ओके, और वो जो रिपीट पार्ट है दैट इज रिपीटिंग यूनिट, और इसके बेस पे इसकी फॉर्मूला डिसाइड होती है। तो पॉलीइथिलीन में रिपीटिंग यूनिट है, ठीक, ये आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन सम पॉलीमर मॉलिक्यूल, रिपीटिंग यूनिट दैट इज लेस देन 25 and such type of polymer that is called oligomer, and if repeating unit more than 25 then it is called heavy polymer, मतलब पेंट जो होते हैं that is like oligomer, और जो प्लास्टिक है that is called heavy polymer। मतलब नॉर्मली ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये भी थोड़ा आइडिया आपके पास होना चाहिए। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कंटेंट बहुत कम दिया है, इन नई एनसीईआरटी की बुक में,
लेकिन जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक थी उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो हम जितना हो सके उतना सिंक्रोनाइज करेंगे दोनों ही सिलेबस को। क्लियर? तो सबसे पहले ये आपका क्लियर होना चाहिए पॉलीमर एग्जैक्टली क्या है। पॉलीमर में 3 वर्ड पहले से क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज मीन बाय मोनोमर, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। मोनोमर मीन्स व्हाट? सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल and such molecules attach, combine together with chemical bond and form polymer। तो ये जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है that is called monomer। जैसे पॉलीइथिलीन आप बनाते हो तो इथिन से आप बनाओगे, सो इथिन जो है that is monomer। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए। इथिन है वो मोनोमर है और पॉलीइथिलीन है वो पॉलीमर है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर is known as polymerization। So polymerization, that is process। Okay, now in this chapter you have to study 2 part। First part, that is classification। First part, that is classification। Like in colloid, in colloid we classify colloid in 3 category or 3 base। कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा 3 बेस पर होता है। 1 बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ फेज एंड मीडियम, व्हाटएवर, ये याद है ना? ओके। सेकंड, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, लायोफिलिक, लायोफोबिक। एंड थर्ड, टाइप ऑफ फेज, मैक्रो, मल्टी एंड मिसल। तो कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन 3 बेस पे हो रहा है। तो किसी भी कॉलॉइड को हम कितने नेम दे सकते हैं? That is 3। Similarly here you can classify polymer in 5 bases। polymer का classification 5 base पे हो रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 we will discuss। आज हम 2 बेस पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, मतलब किसी भी पॉलीमर को आप कितने नेम दे सकते हो, दैट इज 5। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेकंड जो सेक्शन आता है that is preparation। जितने भी पॉलीमर्स है नॉर्मली मैन मेड, नेचुरल पॉलीमर तो भगवान देते हैं, उसकी प्रिपरेशन नहीं होती। तो मैन मेड जितने भी पॉलीमर है उसकी प्रिपरेशन आपको पढ़नी है। देन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ओके, तो ये जो प्रिपरेशन है उसको भी मैंने 4 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज पी टाइप। ये याद रखना, पी टाइप का मीनिंग होता है जितने भी है पी बेस, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन, ये जो है उसको पी टाइप में हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो मैंने लिया है टाइटल, दैट इज अ फाइबर। जितने भी फाइबर्स है, नायलॉन, नायलॉन 66, पैरालेन, उसको हम साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद ये याद रखना एमबी पटेल, गांधीनगर में स्कूल है एमबी पटेल, उस बेस पे याद रखता हूं मैं। एम फॉर मेलेमाइन एंड बी फॉर बेकेलाइट, वो सेपरेट है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद एक कैटेगरी आएगी रबर। जो भी रबर है वो सारे रबर हम एक साथ पढ़ेंगे। और लास्ट में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है अपने आप। तो ऐसी एक कैटेगरी लास्ट में भी दी है, तो हम इस बेस पे पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में सब पता नहीं कहां लिखा है, लेकिन हम कैटेगरी वाइज इसको पढ़ने वाले हैं। तो पी टाइप वाले सब साथ में पढ़ लेंगे एक बार, फाइबर पढ़ लेंगे, एमबी पढ़ लेंगे, रबर पढ़ लेंगे और बायोटिक। इतना पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ मेरे पी टाइप वाले हो गए। क्लियर? और एग्जाम में थियोरेटिकल बेस पे कुछ है ही नहीं, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टी है और यूजेस है। क्लियर? तो आज हम क्लासिफिकेशन के 2 बेस में अभी पढ़ा रहा हूं। आज फर्स्ट डे है, ज्यादा मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं। नेक्स्ट लेक्चर से हम ज्यादा पढ़ेंगे पॉलीमर, और पैरेलल आपको भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स। वो पॉलीमर आपको कहां से मिलता है, ठीक है। सो सबसे पहले ए कैटेगरी में 3 पॉलीमर आता है। द फर्स्ट वन
that is natural. Natural means God gifted, भगवान देते हैं बस. And such polymer derived from plants or animal. Plants and animals. Yes. Okay. और प्लांट और एनिमल में जो भी पॉलीमर है उसको नॉर्मली हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है. नॉर्मली वो बायोपॉलीमर्स है और बायोपॉलीमर्स भी हम बोल सकते हैं बायोपॉलीमर्स. और ऐसे बहुत बायोपॉलीमर्स हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम, स्टार्च एंड सेल्यूलोज. These two are carbohydrate. In which category? Polysaccharide. तो पॉलीसैकेराइड जो है that is polymer. Okay? तो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, वो पॉलीमर है और उसका जो मोनोमर है that is ग्लूकोज. मतलब ग्लूकोज से बनता है. ओके? बाद में सेकंड में बात करते हैं प्रोटीन. प्रोटीन्स जो है वो भी नाम सुना है आपने. प्रोटीन है वो भी बायोपॉलीमर है. दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए. दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, उसका मोनोमर है. इसके बाद टीएनए आरएनए, ये भी आपने पढ़ा होगा. डीएनए आरएनए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज आल्सो बायोपॉलीमर. और न्यूक्लिक एसिड कहां से बनता है? तो सबसे पहले 3 कंपोनेंट का एक बंच बनता है and that is called nucleotide. The one is pentose sugar, second is phosphate and third is base, either purine or pyrimidine. और उसमें से एक 3 कंपोनेंट का एक ग्रुप बनता है and that is called nucleotide. Okay? तो ये 1 nucleotide, बाद में second nucleotide. So nucleotide plus nucleotide, that is dinucleotide. Then trinucleotide, tetranucleotide, and after all polynucleotide. And such polynucleotide is either called DNA or RNA. So that is also polymer. Okay? तो ये जितने भी पॉलीमर है वो एक्चुअली मैन मेड नहीं है, ये भगवान ने हमें दिए हैं. And you can obtain directly from plant or animal. Clear? So all polymer are known as natural polymer. Clear? Okay. Now second category, that is semi-synthetic. Semi-synthetic. Now what is the meaning of semi-synthetic? Semi-synthetic का मीनिंग होता है 50% रोल जो है वो भगवान का है और 50% हमारा है. क्लियर? तो रॉ मटेरियल जो है वो भगवान देंगे हमें. रॉ मटेरियल होगा आपका नेचुरल पॉलीमर. फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज. सेल्यूलोज है वो भी पॉलीमर ही है. ठीक है? सेल्यूलोज है वो भी पॉलीमर है. कौन सा पॉलीमर? नेचुरल. ये आपको पता है. अब ये लोग क्या करते हैं? उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं बाय केमिकल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज अंडरगोज एसिलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO twice in presence of H2SO4. Then we have cellulose diacetate and that is called rayon. And this is also polymer. इसका मीनिंग क्या हुआ? रिएक्टेंट वो भी पॉलीमर है और प्रोडक्ट भी पॉलीमर है. क्लियर? तो ये जो पॉलीमर है, दिस पॉलीमर इज नेचुरल बट दिस वन इज सेमी सिंथेटिक. क्योंकि ये बनाया तो हमने लेकिन भगवान ने सेल्यूलोज दिया तब. और इसमें 50% पार्टिसिपेशन भगवान का है, गॉड गिफ्टेड, और 50% हमारा है. क्लियर? सच टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक. रबर, नेचुरल रबर आपको पता है दैट इज अवेलेबल फ्रॉम ट्री. तो नेचुरल रबर से हम टायर नहीं बना सकते व्हीकल के. ओके? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी बेनिफिशियल नहीं है. तो हम कंपनी वाले क्या करते हैं? उसमें सल्फर डाल देते हैं. रबर प्लस सल्फर एंड द न्यू रबर दैट इज वल्केनाइज्ड रबर. वल्केनाइज्ड रबर तो ये भी एक पॉलीमर ही है. सो वल्केनाइज्ड रबर जो बना दैट इज सेमी सिंथेटिक. क्लियर? और ये कौन सा है? नेचुरल. तो जो पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर से बनता है दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक. इज इट क्लियर? दूसरे भी एग्जांपल है सेल्यूलोज नाइट्रेट दैट इज एक्सप्लोजिव
वो भी सेमी सिंथेटिक है। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। एनसी कैटेगरी कौन सी होगी बताओ? ये 100% गॉड गिफ्टेड है, 50-50, 50% भगवान का रोल है, 50% हमारा है। इसमें थर्ड कैटेगरी 100% मैन मेड एंड दैट इज 100% सिंथेटिक। यस, और नॉर्मली जो भी नेम में अभी रिपीट कर रहा हूं, पीवीसी, पॉलीथिलीन, नायलॉन, टेरेलिन, ऑल आर सिंथेटिक 100%। इसका रॉ मटेरियल पॉलीमर वैसा जरूरी नहीं है, सिंपल मोनोमर होता है। जैसे इथीन, इथीन भी मैन मेड प्रोडक्ट ही है, और इथीन को हमने कन्वर्ट किया पॉलीइथिलीन में, मतलब रिएक्टेंट भी मैन मेड है और प्रोडक्ट भी मैन मेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन रिएक्टेंट है वो पॉलीमर वैसा जरूरी नहीं है, लाइक दिस। क्लियर? तो इस बेस पे जो भी पॉलीमर बनेंगे वो सिंथेटिक है, और ज्यादातर हमारे घर में सिंथेटिक पॉलीमर मैक्सिमम यूज होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, प्लास्टिक और वो सब। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स। तो किसी भी पॉलीमर को एक नेम यहां से मिलेगा आउट ऑफ 3। क्लियर? कंक्लूजन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन आपका हो गया, दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड जो बेस है दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कोई भी पॉलीमर आपके सामने मैंने रख दिया, अब उसको देख के आइडेंटिफाई करता है। अब नेकेड आई से तो पॉसिबल है नहीं, सो यू हैव टू पास एक्सरे थ्रू पॉलीमर एंड सी द पिक्चर, मतलब उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको स्टडी करना है, और उस बेस पे पॉलीमर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिर वो नेचुरल हो या सेमी हो या सिंथेटिक, डजंट मैटर। अब जो क्लासिफिकेशन होगा दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लियर? सो फर्स्ट बेस, फर्स्ट कैटेगरी दैट इज लीनियर, फर्स्ट कैटेगरी दैट इज लीनियर। ओके, तो लीनियर मींस व्हाट? वो पॉलीमर में से हमने एक्सरे निकाला तो पता चला कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे थे वैसे कंटिन्यूअस चेन थी इसमें, मतलब कहीं पर भी ब्रांच नहीं थी। ओके, मतलब मोनोमर मोनोमर ऐसे कंबाइन हो गए, मोनोमर मोनोमर, डाइमर ट्राइमर, पेंटामर, पॉलीमर की एक चेन हो गई, बाद में नीचे सेम दूसरी चेन। हाँ, लेंथ में वेरिएशन हो सकता है, ये जो पॉलीमर की चेन होती है ऐसा फिक्स नहीं कि सबकी लेंथ सेम होगी, दैट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, तो इस बेस पे जो पॉलीमर मिलेगा दैट इज लीनियर पॉलीमर। जितने भी फाइबर है हमारे, फाइबर ऑल आर इन दिस कैटेगरी, लीनियर पॉलीमर। ओके, मतलब ब्रांच नहीं होती। सेकंड, ब्रांच जो पॉलीमर, बहुत इजी है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। ब्रांच जो पॉलीमर, इसमें क्या होगा बताओ? तो एनालिसिस से पता चला कि ये जो लॉन्ग चेन है उसमें यहाँ पे एक ब्रांच आ गई, मान लो कि यहाँ पे एक दूसरी ब्रांच आ गई, यहाँ भी ब्रांच हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है ब्रांच। तो सारे मॉलिक्यूल, ये पॉलीमर का एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक ब्रांच विद ब्रांच है, देखो, और ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉलीमर। नॉर्मली जो पी टाइप कैटेगरी है, पी टाइप की कैटेगरी मैंने अभी आपको कैटेगरी बताई, पी टाइप बताया, फाइबर बताया आपको मैंने, एमबी पटेल बताया, ठीक है? तो पी टाइप वाले ज्यादातर इसमें आते हैं, ब्रांच में। फाइबर वाले इसमें आते हैं, लीनियर में आते हैं, वो भी पता होना चाहिए। ओके, और थर्ड सी दैट इज क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या होगा? एक्चुअली ये जो मोनोमर होता है जो बनता है, जिसका बेस है वो बाइफंक्शनल या तो ट्राइफंक्शनल होता है, और ऐसे एनालिसिस से पता चला कि मान लो कि एक ब्रांच, यहाँ से एक ब्रांच हुई और दूसरी जो चेन है उसके साथ ये ब्रांच कनेक्ट हो जाती है, ऐसा यहाँ पे ब्रांच हुई सपोज, तो इसके साथ ही कनेक्ट हो जाती है, मतलब पूरा मिक्सअप ज्वाइंट हो जाते हैं सब, जितनी भी चेन है पॉलीमर की, ऑल कनेक्ट विद ब्रांच, ब्रांच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्ट हो जाती है, एंड सच टाइप ऑफ पॉलीमर दैट इज क्रॉस लिंक। जो मैंने बताया था एमबी पटेल वाला ग्रुप, पूरा एमबी वो इसमें आता है, क्रॉस लिंक। पी टाइप वाले इसमें आते हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा याद रखो, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी मैंने स्टडी किया है। हाँ,
और जितने भी फाइबर है वो इसमें आता है। बराबर है, उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेस पे। तो मेन जो है इस बेस पे क्लियर। अब एक दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूं, याद रखने की एक टेक्निक। मान लो कि आप कोई ग्राउंड में गए, वहां पे बहुत सारे ट्री है, ट्री, और लीनियर का मीनिंग होता है ये पूरा जो ग्राउंड है उसमें जो ट्री है वो ऐसे है, ओनली स्टेम, यस, लाइक दिस। बात समझ आ रही है? यस, मतलब ब्रांच है ही नहीं, लाइक दिस। लीनियर फॉरेस्ट, ये लीनियर फॉरेस्ट है, जो भी ट्री है ओनली स्टेम, नो ब्रांच। ओके, ए कैटेगरी का फॉरेस्ट कैसा होगा? ट्री है लाइक दिस, देखो ब्रांच आएंगे नहीं, देखो ब्रांच आ गई ना, हाँ ऐसा। तो पूरा जो फॉरेस्ट बना दैट इज अ ब्रांच्ड फॉरेस्ट, लीनियर। और ये इसमें कैसे होंगे? तो गुजरात में एक जगह आपने पढ़ी होगी, पढ़ी मतलब देखी भी होगी, कहाँ पे? नर्मदा, सबको पता है, गए भी होंगे बहुत सारे लोग। कबीर नाम सुना है? यस। वहां पे आप देखना जो मेन स्टेम है वो तो है ही, वो तो है ही, आपको पता है मेन जो है, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो भी स्टेम बन गई है ऐसे, लाइक दिस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये देखो, ये सब कनेक्ट हो गए ना, लाइक दिस। तो पूरा जो फॉरेस्ट है वो ऐसे बना हुआ है, दैट इज क्रॉस लिंक्ड। हो गया क्लियर? ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे फॉरेस्ट में जाओगे पता ही नहीं चलेगा कि मेन स्टेम कहां पे है। ऑल कनेक्ट थ्रू ब्रांचेस, क्लियर? तो एक कबीर वर्ड है, क्रॉस लिंक मतलब कबीर वर्ड, याद रखना। ये नॉर्मल ट्री का फॉरेस्ट है और ये पर्टिकुलर है ओनली स्टेम, ठीक है? तो स्ट्रक्चर के बेस पे 3 कैटेगरी है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर देंगे, और बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है क्लासिफिकेशन से, क्लियर? थैंक यू वेरी वेरी मच।